गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर देखा था। लास्ट टॉपिक हमने देखा था वो कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर देखा था। उसमें हमने सिंपली क्या किया था, अपनी करंट आईसी जो थी, ठीक है, कलेक्टर करंट की बीजेटी में जो कलेक्टर करंट है उसकी इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आईसी। वहां से हमने डेबर आईसीओ अपॉन आईसी, डेबर आईसीओ अपॉन आईसी की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी। और यहां से हमको ये इक्वेशन हमें मिली थी। स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या था, डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसी, आईसीओ इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी। अब देखो, इस स्टेबिलिटी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 1 प्लस बीटा। दिस वन कब, जब आईबी और आईसी यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट में कोई भी रिलेशन ही ना हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन ना हो, यानी डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी इज इक्वल टू अगर जीरो हो। जब डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी जीरो होगा तो जो तुम्हारी स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो आएगी वो 1 प्लस बीटा आएगी, और ये हाईएस्ट वैल्यू है स्टेबिलिटी फैक्टर की। ठीक है, और जब वैल्यू हाईएस्ट है तो मीनिंग अगर ये स्टेबिलिटी फैक्टर जिस भी बायसिंग सर्किट का ये स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा वो वर्स्ट होगा तुम्हारा इन केस ऑफ कि वो कितनी अच्छी तरीके से कलेक्टर करंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मीनिंग कलेक्टर करंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा होगा वो सबसे वर्स्ट केस होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर स्मॉलर होता है तब हम हमारी जो कलेक्टर करंट की स्टेबिलिटी है वो हाइयर होती है। ठीक है, तो तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कलेक्टर करंट की स्टेबिलिटी से। अगर स्टेबिलिटी अगर आपको हाइयर चाहिए कलेक्टर करंट की तो आपको स्टेबिलिटी फैक्टर लोअर रखना होगा। ठीक, और दूसरा एक कंडीशन क्या हो सकती है कि डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी की वैल्यू -1 के बराबर हो। ठीक, जब वो -1 के बराबर होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस बीटा। यहाँ डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी की जगह पे -1 रख दो तो हो जाएगी 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक, आइडियली हम हम चाहते हमेशा यही है कि हमारे बीजेटी में जो हम बायसिंग करें उस बायसिंग से हमें स्टेबिलिटी फैक्टर जो मिले 1 मिले। ठीक, हम कभी ये नहीं चाहते कि 1 प्लस बीटा मिले। और इन जनरल एस की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस बीटा से 1 के इन बिटवीन होगी। एस की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस बीटा से 1 के इन बिटवीन होगी। ठीक, हाँ, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, जब भी हम किसी से सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम पहला काम क्या करेंगे कि केवीएल केसीएल से, अब केवीएल और केसीएल अप्लाई करके हम क्या करेंगे, बेस करंट और कलेक्टर करंट में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देन उस रिलेशन को विद रिस्पेक्ट टू आईसी डिफरेंशिएट कर देंगे एंड इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, इक्वेशन जो एस की इक्वेशन आई है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे।
तो ये हम आगे जितने भी अभी बायसिंग सर्किट पढ़ेंगे, 3 बायसिंग सर्किट बेसिकली पढ़ेंगे, तो उन तीनों बायसिंग सर्किट में जब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो हम प्रोसीजर यही फॉलो करेंगे। और इन जनरल अगर कहीं पे भी कोई और सर्किट मिलता है, ठीक है, कोई डिफरेंट सर्किट तुमको क्वेश्चन में दिया जाता है और वहां पे पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो, तो वहां पे भी प्रोसीजर सेम होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले एक किसी लूप में केवीएल अप्लाई करो, वहां से बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करो। मीनिंग एक ऐसी तुम्हें केवीएल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों अवेलेबल हो, ठीक। या ये कहें कि इन जनरल सिंपली केवीएल अप्लाई करके आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करो, बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो इन जनरल, ठीक है। और जब वो बेस करंट की वैल्यू मिल जाए तो उस बेस करंट की वैल्यू को आईसी से डिफरेंशिएट कर, आईसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ये मत याद रखो कि आईबी आईसी में रिलेशन, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर सर्किट से तुम्हें आईबी और आईसी में रिलेशन मिल ही रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि आईबी जो होता है, मतलब बेस करंट जो होती है, वो कलेक्टर करंट से इंडिपेंडेंट होती है। तो इन जनरल याद ये रखना है कि हमें क्या करना है, बाई केवीएल बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना। Now, जो हमारे पास बायसिंग के लिए हमारे पास जो 3 सर्किट्स हैं वो ये है। पहला फिक्स्ड बायस सर्किट, दूसरा कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, एंड तीसरा सेल्फ बायस सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। ठीक, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों बायस सर्किट हमें बेसिकली स्टडी करने हैं। ये सर्किट कैसे बनते हैं हमें ये देखना है। उसके बाद ये चेक करना है कि उन्हें बायसिंग करके किस तरह से हम एक्टिव मोड में वर्क करा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशंस रखनी होंगी। मीनिंग कैसे हम अमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, कैसे हम कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हाँ उसका स्टेबिलिटी फैक्टर, पर्टिकुलर जो तुम्हारा बायसिंग सर्किट है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आ रहा है, ठीक। लेट्स से हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये अमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, अमीटर है, बेस है, कलेक्टर, ठीक। तो अगर हमें एनपीएन को अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में काम कराना है, ठीक, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अमीटर टर्मिनल का वोल्टेज कम होना चाहिए बेस टर्मिनल से। क्यों? क्योंकि अमीटर बेस जंक्शन जो होना चाहिए वो तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ठीक। अमीटर लेट्स से ये तुम्हारा वीबी है और ये तुम्हारा वीई है, ठीक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लेट्स से वीबी जो होना चाहिए, बेस वोल्टेज ग्रेटर देन होना चाहिए अमीटर वोल्टेज, या ये कहें कि वीबी माइनस वीई ग्रेटर देन होना चाहिए 0, या ये कहें वीबीई ग्रेटर देन होना चाहिए 0, और इसी को लिख सकते हैं वीईबी, और वीईबी होना चाहिए लेस देन 0। वीईबी इज इक्वल टू क्या होगा, वीई माइनस वीबी, ठीक। साइन चेंज किया है हमने यहाँ पे, दैट इज वाई हमने ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा दिया। तो तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करे उसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि अमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बेस का वोल्टेज तुम्हारे कलेक्टर के वोल्टेज से कम हो, बीबी जो है वो लेस देन हो बीसी से,
मीनिंग VB माइनस VC लेस देन 0 हो, दैट इज VBC लेस देन 0 हो, या VCB ग्रेटर देन 0 हो। इसी तरीके से अगर हमें PNP ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में काम कराना है, तो पहले ये कंडीशन क्या दे रही है, ये वाला क्या पार्ट दे रहा है, अमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशंस आएंगी वो जस्ट अपोजिट आएंगी इसके, यानी यहाँ पे एक्टिव मोड में अगर काम करना है तो VBE लेस देन 0 होना चाहिए, या VEB ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड VBC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और VCB लेस देन 0। कब? जब बीजेटी को हमने आइडियल माना हुआ है, जब हमने आइडियल बीजेटी माना है तब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो हमारा बीजेटी एक्टिव मोड में काम करेगा। इसी तरीके से अपने हिसाब से सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड के लिए भी हम बकायदा वोल्टेजेस देख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हाँ, अगर हमें सैचुरेशन मोड में काम कराना तो दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो दोनों फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे बेस वोल्टेज ग्रेटर देन आता कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये कंडीशंस क्रिएट करनी है कि ये देखना तुम्हें आना चाहिए कि किसको तुम्हें फॉरवर्ड बायस करना है, कहाँ पे तुम्हें रिवर्स बायस करना है, और उसके अकॉर्डिंग वोल्टेजेस ग्रेटर देन 0 होने चाहिए या लेस देन 0 होने चाहिए। इस पॉइंट में किसी को कहीं कोई दिक्कत? No, sir. तो फिक्स्ड बायस सर्किट देखते हैं ना। इन जनरल फिक्स्ड बायस सर्किट का जो डायग्राम बनाते हैं, ये जो सर्किट बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसा यहाँ सामने बना है। यहाँ पे एक कलेक्टर रजिस्टर लगाया है कलेक्टर टर्मिनल से, और उसके थ्रू हमने ये VCC सप्लाई दी है। ठीक, और वही, और यहाँ बेस से कनेक्ट करके एक बेस रेजिस्टेंस लगाया है, जिसको अगेन हमने VCC मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इन जनरल तुम्हें जो सर्किट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, एक यहाँ पे हमने कलेक्टर साइड में एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक बेस साइड में रेजिस्टेंस लगाया है, सेम सप्लाई से हमने दोनों को सप्लाई दी, बेस टर्मिनल को भी, और सॉरी कलेक्टर टर्मिनल को भी और बेस टर्मिनल को भी। ये जो RB रेजिस्टेंस है, यही बेसिकली जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, वो यहाँ पे VBE वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और उसकी वजह से ही अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रहा है। मीनिंग बेसिकली ये जो बेस रेजिस्टेंस है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। इसको देखते हैं कैसे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस इस लूप में, जिसको हम बेस लूप भी बोल रहे हैं, इस लूप में बेसिकली हमें KVL अप्लाई करना है। ठीक, अब यहाँ पे ये अगर तुम्हें समझने के लिए रखना हो तो VCC, यहाँ देखो पॉजिटिव VCC कनेक्टेड है, मीनिंग अगर हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा लगाएंगे तो VCC इस साइड लगाएंगे, नेगेटिव इधर, और ये ग्राउंड। ये हो गया, जस्ट कि हमें KVL थोड़ा इजीली हम लगा सकें, इसके लिए हमने ये किया है। ठीक, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो प्लस VCC माइनस IBRB प्लस VBE, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो IE की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी माइनस VBE। तो ये हमने KVL लगा के ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहां से हमने IB फाइंड आउट किया, बेस करंट जो है वो IB फाइंड आउट की।
और यहीं से इसी इक्वेशन से ही अगर हम देखें तो ये VBE यानी बेस टू अमीटर वोल्टेज, जहां से हमें चेक करना है कि बेस और अमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, तो उसके लिए हमने बेस टू अमीटर वोल्टेज ये VCC माइनस IBRB फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब ध्यान से देखो, ये जो टर्मिनल है अमीटर वाला टर्मिनल, ठीक, यही वोल्टेज तो इस एग्जैक्टली इस टर्मिनल पे, ठीक है, विद यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसी को तो अमीटर वोल्टेज बोल रहे हैं। इस तरह से इस टर्मिनल पे यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको ही तो बेस वोल्टेज बोल रहे हैं। यहाँ पे इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा उसी को तो VC या कलेक्टर वोल्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है। इन कलेक्टर टर्मिनल और अमीटर टर्मिनल, इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो VCE के बराबर होगा। इसी तरह से बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो VBE होगा। तो ये VB माइनस VE जो है वो यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है। अब यहाँ देखो, जो अमीटर टर्मिनल है वो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ठीक, अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो शायद बात कुछ और होती। ठीक है, तब वहां पे हम ये VE इज इक्वल टू जीरो ना ले रहे होते, अमीटर वोल्टेज को जीरो ना ले रहे होते। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए अमीटर वोल्टेज डायरेक्टली जीरो हो गया। ठीक, तो यहां से क्या आया, VB इज इक्वल टू VCC माइनस IBRB। ठीक, तो VB इज इक्वल टू क्या है, बेस वोल्टेज क्या आ रहा है, VCC माइनस IBRB। और इन जनरल होना क्या चाहिए कि अगर हमें अपने अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, ये देखो, तो हमारा क्या होना चाहिए, बेस वोल्टेज ग्रेटर देन होना चाहिए अमीटर वोल्टेज से, और वही यहाँ पे हमने यूज किया है, अमीटर बेस जंक्शन टू बी फॉरवर्ड बायस। तो ये क्या है, बेस वोल्टेज अमीटर वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, अमीटर वोल्टेज यहाँ पे जीरो है, तो क्या होना चाहिए, VB ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या ये क्या है, VCC जो होना चाहिए वो IBRB से ग्रेटर होना चाहिए। तो इन जनरल हम क्लियर देख पा रहे हैं कि एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, ये बात कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है इस RB रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस हम किस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, उस रेजिस्टेंस पे, जो बेस रेजिस्टेंस है उस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है एमीटर बेस्ड जंक्शन। नाउ अब अगर यूजिंग IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है, हमने यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट जो थी ICO उसको निग्लेक्ट कर दिया। अगर इस इक्वेशन को यूज करें और यहाँ IB की जगह पे IB की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है VCC माइनस VBE अपॉन RB वो पुट करें तो IC कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ ये भी हमें क्लियर दिख रहा है कि कलेक्टर करंट की वैल्यू को भी कौन डिसाइड कर रहा है, ये RB। ठीक है, देखो ये तो सप्लाईज है, VCC जो है वो सप्लाई है, फिक्स है। ठीक है, मतलब एक तरह से फिक्स ही रखी जाएगी कि हाँ भाई जो उस टाइम पे जहां पे भी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं VCC, तो उसे फिक्स ही रखेंगे। हम RB पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जो डिजाइनिंग पर्पस होता है वो हमारा ये है। ठीक है, जो हम सर्किट डिजाइन करते हैं, सर्किट में हम VCC डिजाइन नहीं कर रहे होते, हम अपने सर्किट में RB की वैल्यू को डिजाइन कर रहे होते हैं, RB की वैल्यू पे ज्यादा फोकस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये RB की वैल्यू यहाँ पे भी डिपेंडेंट है और इधर भी डिपेंडेंट है, तो हमें सारी कंडीशन को फुलफिल हो सके RB की ऐसी वैल्यू लेनी होगी। ठीक, दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि जो ये कलेक्टर करंट है वो भी बेस रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। मीनिंग यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ VCC भी तो है, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा VBE, तो फॉर अ पर्टिकुलर BJT ये VBE जो है ये तो कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू तो अगर हम, क्योंकि हमें फॉरवर्ड बायस में एक्टिव मोड में काम कराना है, तो VBE की वैल्यू मैक्स हो सकती है वो कट इन वोल्टेज के बराबर हो, बस इससे ऊपर नहीं जा सकती। जहां वो फॉरवर्ड बायस हो गया उसके बाद वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ये चीज हमने VI कैरेक्टरिस्टिक से देखा हुआ है। यहाँ पे करंट में तो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, बस वोल्टेज में चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है। Now, अब IC जो कलेक्टर करंट है उसको भी बेस रेजिस्टेंस ही कंट्रोल कर रहा है, या
फर्दर एक और केवीएल लगाया, दूसरा केवीएल हम बेसिकली लगा रहे हैं इस लूप में, ये यहां से ये, तो ये क्या आएगा माइनस वीसीसी, सॉरी हमारे साथ प्लस वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू 0। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू 0। ये हमने कलेक्टर लूप में जब हमने केवीएल अप्लाई किया है तब हमको ये इक्वेशन मिली है। यहां से हमने कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज जो है VCE वो बेसिकली हमने फाइंड आउट किया। ठीक, अमीटर वोल्टेज क्या है 0, तो VC यानी कलेक्टर वोल्टेज मिनिमम कितना होना चाहिए VCC माइनस ICRC। कलेक्टर वोल्टेज जो होना चाहिए VCC माइनस ICRC होना चाहिए, और ये वैल्यू को पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक, क्यों पॉजिटिव, क्यों, देखो पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहें कि बेस का जो वोल्टेज है उससे कम होना चाहिए। जो यहाँ पे हमने बेस वोल्टेज निकाला है ये VCC माइनस IBRB, इस वोल्टेज से तुम्हारा VC का वैल्यू कम होना चाहिए ताकि कलेक्टर बेस जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस हो सके। ठीक है, वो पॉजिटिव वाला पॉइंट छोड़ देना, वो तुम्हारा अभी नेक्स्ट में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं यूज करना है कुछ भी। ठीक, आवाज आ रही है बेटा?